वेलकम टू स्टडी टू लर्न। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर न्यूज़ एनालिसिस में। आज 24 जून है। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए है ये बोलता है कि भाई हमें दो स्टेटमेंट्स दी हैं किसके रिगार्डिंग टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर, टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर। तो इसके बारे में पहली स्टेटमेंट बोलती है इट इज़ ए प्रोग्राम ऑफ UNCCD एंड OECD। क्या ये प्रोग्राम UNCCD और OECD का है? सेकंड स्टेटमेंट बोलती है कि भाई इसको लॉन्च किया है नेपाल ने, किसकी असिस्टेंस से? इंडिया की। किस लिए? टू रिफॉर्म देयर टैक्सेशन सिस्टम। तो हमें बताना विच ऑफ द फॉलोइंग अबव इज करेक्ट स्टेटमेंट। देखो यार, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। अब कैसे? देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये प्रोग्राम तो है UNCCD और OECD का, जो इंडिया की हेल्प से असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है टैक्सेशन रिफॉर्म के लिए, लेकिन भूटान को, नेपाल को नहीं। सो नेपाल नहीं है यहाँ पे, भूटान है। सो आंसर क्या रहने वाला है? ए विल बी आर आंसर। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो ये है भूटान का जो टैक्स इंस्पेक्टर है विदाउट बॉर्डर प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया है इन पार्टनरशिप विद इंडिया के साथ पार्टनरशिप करके। ये जॉइंट इनिशिएटिव किसका है? UNCCD का, UNDP का, और साथ में है OECD की फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। अब ये लॉन्च किया गया प्रोग्राम कहाँ पे? भूटान में। तो इंडिया को एज ए पार्टनर इसको चूज़ किया गया है, इंडिया को, जो कि हेल्प करेगा इनको, ताकि इनको अच्छे से ट्रेंड किया जाए इनको, और वहाँ पे भी एक टैक्सेशन सिस्टम जो है वो अच्छे से इम्प्लाई किया जाए। यही चीज़ लिखी हुई है। तो ये प्रोग्राम जो एक्सपेक्ट किया जाता है लगभग 24 महीने का ड्यूरेशन रहेगा टाइम। इसमें इंडिया हेल्प करेगा और कोलैबोरेट करेगा UNDP के साथ मिलके, और ताकि जो भूटान का जो स्ट्रक्चर है, टैक्सेशन स्ट्रक्चर है ना, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से किया जाए। और इसका फोकस यही है, यहाँ देखो लिखा है फोकस ऑफ द प्रोग्राम विल बी इन द एरिया ऑफ इंटरनेशनल टैक्सेशन और ट्रांसफ़र प्राइसिंग। तो इसको ठीक करने के लिए है। सेकंड क्वेश्चन जो है वो है सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडाइंस। अब ये दो टर्म्स हैं जो न्यूज़ में थी, अभी हम बताना है क्या चीज़ें हैं। तो 4 ऑप्शन हैं। क्या ये आइलैंड हैं? क्या ये क्रिश्चियन मिशनरीज हैं? या कोई मेट्रॉइड्स हैं? या वैरायटी ऑफ वीट्स हैं? तो एक पूरी पॉज करके आंसर कीजिएगा। सो इस क्वेश्चन का आंसर है ए। ये 2 आइलैंड हैं, इनके साथ इंडिया ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। क्या है वो ये चीज़ देखते हैं। यूनियन गवर्नमेंट ने अप्रूव किया एक एग्रीमेंट जिसमें इंडिया ने सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस के साथ इंफॉर्मेशन ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन को साइन किया है। इसका मतलब ये होता है कि अब जब जिन जिन कंट्रीज़ के साथ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन शेयर किया जाता है, वो कंट्रीज़ हमारे कंट्रीज़ में आके कोई भी इंफॉर्मेशन पूछ सकती हैं, और हम भी उनकी कंट्री में जाके कोई भी इंफॉर्मेशन टैक्सेशन के रिलेटेड अगर चाहिए हो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के रिगार्डिंग, जहाँ पे हमें शक हो कि शायद वो कहीं ब्लैक मनी वगैरह तो नहीं कर रहा है या कुछ ऐसे काम तो नहीं कर रहा, तो उसकी इन्फॉर्मेशन हम डायरेक्टली ले सकते हैं। इसलिए ये एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है डॉक्यूमेंट साइन किया जाता है। अब इसमें क्या है कि ये जो एक नया एग्रीमेंट है रिपब्लिक ऑफ इंडिया और सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस, इन दोनों के बीच में साइन किया गया है। इससे पहले इन दोनों के बीच में, मतलब इन दोनों आइलैंड्स के बीच में और हमारी कंट्री के बीच में कोई सा भी एग्रीमेंट नहीं था। तो ये टैक्स एग्जामिनेशन के लिए जो है ये एग्रीमेंट साइन किया गया है। अब इसका एक चीज़ और याद रखना, अब जो ये दोनों लोकेशंस हैं ये कहाँ पे हैं? ये दोनों के दोनों कैरिबियन आइलैंड हैं। सो ये कहाँ हैं? कैरिबियन आइलैंड हैं, और लोकेट करते हैं साउथ ईस्ट विंडवर्ड आइलैंड ऑफ लेसर एंटिलीज। सिंपल इतना याद रखिए, जो कैरिबियन आइलैंड है, जैसे ये नॉर्थ अमेरिका है, एक सेकंड हम दिखाता हूँ। जैसे नॉर्थ अमेरिका है ना, यहाँ पे साउथ अमेरिका, तो यहाँ पे है कैरिबियन आइलैंड, यहाँ पे कैरिबियन कंट्रीज़ हैं। तो वहीं पे है आपका सेंट विंसेंट और ग्रेनाडाइंस भी। और इनकी देखा जाए तो किंगस्टन जो है वो कैपिटल है मेन, और वहाँ का मेन पोर्ट भी है कैरिबियन सी का, वहाँ पे अटलांटिक ओशन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मुझे लगता है इस बार किसी ना किसी UPSC या किसी PCS में, JKS, UPPSC, किसी भी एग्ज़ाम में इस तरीके के क्वेश्चन आ चुके हैं, और ये क्वेश्चन आ भी सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। जो इंडिया का टॉप सप्लायर है किसका? पाम ऑयल का। सो इंडिया का टॉप सप्लायर पाम ऑयल का कौन है? तो 4 ऑप्शन है, इंडोनेशिया, मलेशिया, घाना या जापान। सो आंसर है हमारा, देखो यार, आंसर है इस पर बी। इनिशियली क्या होता था ना, इनिशियली जो इंडोनेशिया है ना, वो हमारा सबसे ज़्यादा, वहाँ से हमें सप्लाई आती थी पाम ऑयल की, लेकिन अब रिसेंटली मलेशिया ने इसको टॉप कर दिया है। अब हमारा मलेशिया जो है टॉप सप्लायर ऑफ पाम ऑयल बन गया है। तो ये दोनों की, इंडोनेशिया और मलेशिया ना, ऑलमोस्ट लगभग 75% से ज़्यादा का सप्लाई जो वहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं ना, वो पाम ऑयल यही दोनों कंट्रीज़ करती हैं। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है? बी विल बी योर आंसर।
ये देखो लिखा है मलेशिया हैज़ सरपास्ड इंडोनेशिया टू बिकम बिगेस्ट पाम ऑयल एक्सपोर्टर। इंडोनेशिया टॉप प्रोड्यूसर है। अगर दोनों में एक चूज़ करना पड़े तो इंडोनेशिया जो है वो आपका टॉप प्रोड्यूसर है, और दोनों मिलके लगभग 80% वर्ल्ड का पाम ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, और इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंपोर्टर है पाम ऑयल का। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये सारी की सारी, आपको ध्यान से पढ़नी है। और पाम ऑयल है ना 2/3 इंडिया का जितना भी टोटल इंपोर्ट एडिबल ऑयल है उसका मतलब कि उतना पार्ट प्रोड्यूस करता है, उतना है ये 2/3 हम नियरली अकाउंट्स। और पाम ऑयल जो प्रोड्यूस किया जाता है वो कहाँ से प्रोड्यूस किया जाता है, जो फ्रूट ऑफ ऑयल पाम है ना, ये एक ट्री है इलेसी गिनीज, इससे किया जाता है। और इसमें काफ़ी हाई अमाउंट ऑफ बीटा कैरोटीन होती है जो यूज़ की जाती है कुकिंग ऑयल वगैरह के लिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, एक बार पॉज करके ज़रूर इसको देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये टॉय कैथॉन 2021 के बारे में है। टॉय कैथॉन अगर इसको हम तोड़ें तो टॉय और कैथॉन, सो एक टॉय के रिलेटेड ही हो सकती है स्टेटमेंट। अब देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलती है, न्यू एंड इनोवेटिव टॉयज़ यूजिंग लोकल मटेरियल विच आर इकोनॉमिकली अफोर्डेबल सेफ एंड एनवायरमेंटली फ्रेंडली। कि क्या कहता है कि इसमें इस इनिशिएटिव में जो नए और इनोवेट किए जाएंगे कौन से, जो टॉयज़ के ऐसे मटेरियल से यूज़ किए गए हों, ऐसे टॉयज़ बनाए जाएँ जो इकोनॉमिकली भी सही हों, अफोर्डेबल हों और सेफ़ हों और इन्वायरमेंट फ्रेंडली हों, इन्वायरमेंट को भी कोई नुकसान ना दे। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट बोलती है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 थी उसने बोला था कि 6th क्लास स्टैंडर्ड के बाद वो टॉय मेकिंग को जो इंट्रोड्यूस करेंगे। थर्ड स्टेटमेंट बोलती है इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। जो ये टॉय कैथॉन 2021 है इसको ऑर्गेनाइज किसने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने। देखो इसमें थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस नहीं है। अगर हम थर्ड स्टेटमेंट को एलिमिनेट करते हैं, डी, सी और बी तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या हो जाती हैं, एलिमिनेट, तो सीधा हम एलिमिनेशन की हेल्प से सीधा हम अपने आंसर पे पहुंच सकते हैं। ए विल बी और आंसर, मतलब कि पहली और दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है उसमें ये लिखा गया है कि वो इंट्रोड्यूस करेगी स्टूडेंट्स को 6th क्लास स्टैंडर्ड के बाद क्या, टॉय मेकिंग, कैसे टॉय मेकिंग बनाना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था। अब ये देखो, अब ये टॉय मेकिंग यूजिंग ऐसे मटेरियल को यूज़ करना जो इकोनॉमिकली सही हूँ, ज़्यादा कुछ वो दिक्कत वाली बात नहीं है। फर्स्ट जो आपका ऑप्शन है वही डिस्कस किया गया इसमें, अफोर्डेबल हो, सेफ़ हो और इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। अब जो ये टॉय कैथॉन ऑर्गेनाइज किसने किया था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। तो हमारी थर्ड स्टेटमेंट क्यों गलत थी, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था किसने, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अब ये आपको चीज़ याद रखनी है। अब जो ये टाइज हैं वो कनेक्ट करेंगे यंग माइंड्स जो इंडियन हिस्ट्री और कल्चर में है, ताकि सोशल मेंटल डेवलपमेंट हो। और इंडिया जो इंपोर्ट करता है 1.5 बिलियन डॉलर इतने वर्थ के जो हम टॉयज़ जो है ना वो इंडिया इंपोर्ट करता है। कहाँ से, साथ साथ में देखा जाए तो चाइना और ताइवान जो है ना वहाँ पे 90% डोमेस्टिक टॉयज़ की मार्केट है। तो हमारे इंडिया में टॉयज़ की मार्केट नहीं है, चाइना और ताइवान में बहुत ज़्यादा है, वहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं। और इंडिया लगभग 1.5 बिलियन डॉलर जो है वो खर्च करता है टॉयज़ को इंपोर्ट करने के लिए। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है हमारे इंडिया में कि इस तरीके के इनोवेशन यूज़ किए जाएँ, ताकि हमारे इंडिया की मार्केट जो है टॉयज़ की वो भी अच्छे से इम्प्रूव हो जाए। और जो ये एक्स्ट्रा हम पे बर्डन है जो हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, कम से कम वो तो खर्च कम हो, और इसकी वजह से हमारे यहाँ इसकी हेल्प से एम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी ज़्यादा जनरेट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बोलता है डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में। दो स्टेटमेंट्स हैं कि भाई ये बाई कन्वेंशन अप्लाई होता है डीलिमिटेशन कमीशन हर 5 साल के बाद। सेकंड स्टेटमेंट बोल रही है जो डीलिमिटेशन कमीशन है इसको अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर। तो बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो दोनों की दोनों गलत हैं। ये बाई कन्वेंशन या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 2 प्रोविजन हैं उससे डिराइव किया जाता है डीलिमिटेशन कमीशन। सो फर्स्ट स्टेटमेंट ऐसे रॉन्ग होगी। सेकंड ये है कि जो डीलिमिटेशन कमीशन है ये अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है, ना कि प्राइम मिनिस्टर। सो बोथ स्टेटमेंट गलत है। सो आंसर विल बी डी। सो डी विल बी आवर आंसर। अब थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देखो, डीलिमिटेशन क्या होता है। डीलिमिटेशन होता है कि कोई भी टेरिटरी है उसको इस तरीके से किसी कंट्री की टेरिटरीज को डिवाइड करना ताकि सभी की सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है इक्वल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे, चाहे वो लेजिस्लेटिव बॉडी। और ये एज पर द इलेक्शन कमीशन जैसे बताता है कॉन्स्टिट्यूएंसी उसी हिसाब से बनाता है। जब जो ये डीलिमिटेशन जो एक्सरसाइज है कैरी की जाती है इंडिपेंडेंट हाई पावर्ड पैनल, उसी को बोलते हैं डीलिमिटेशन, ताकि किसी एक्सटर्नल किसी भी पॉलिटिकल या किसी भी इंसान का इंटरफेरेंस ना रहे। ये इंडिपेंडेंट काम करती है। और जो भी ये बाउंड्रीज बना देगी ना उसका इंपॉर्टेंट एक चीज़ रखना, वो किसी भी आप कोर्ट में जाके क्वेश्चन नहीं कर सकते भाई ये कैसे इन्होंने डिलिमिटेशन ये जगह इधर कर दी, या मतलब ये कम कंस्टिट्यूएंसीज बना दी, यहाँ ज़्यादा बना दी। तो देयर इज़ नो प्रोविज़न के जिसकी हेल्प से आप जाके क्वेश्चन की जाए किसी भी कोर्ट में।
सो इंपॉर्टेंट फैक्ट था ये। आर्टिकल 82 और आर्टिकल 170। आर्टिकल 82 क्या बोलता है कि पार्लियामेंट डिलिमिटेशन कमीशन को इनेक्ट कर सकती है, कब, हर सेंसस के बाद। कैन, तो ये याद रखना एज इट इज़ लिखा है कि कैन इनेक्ट अ डिलिमिटेशन कमीशन आफ्टर एवरी सेंसस। और आर्टिकल 170 क्या बोलता है? आर्टिकल 170 बोलता है जो स्टेट्स हैं, जो आर्टिकल 82 पार्लियामेंट को बोलता है वैसे 170 स्टेट्स के लिए, कि स्टेट्स also get divided into territorial constitution as per delimitation act after every census। तो हर सेंसस के बाद आपको डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो बनती हुई मिलेगी। अब ये रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए था कि जम्मू एंड कश्मीर के लिए डिलिमिटेशन कमीशन को संगठन कर दिया है, इसलिए ये न्यूज़ में था। अब डिलिमिटेशन कमीशन क्या होता है? कमीशन तो हमने डिलिमिटेशन देख लिया, अब कमीशन क्या होता है? ये जो कमीशन होती है ये अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और जो ये वर्क करती है किसकी कोलैबोरेशन की वजह से, किसके साथ मिलके? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वजह से। अब इसमें कंपोजिशन, इसकी कंपोजिशन में कौन कौन होता है? एक तो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, और थर्ड जो होगा रिस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होगा। तो कौन कौन होगा? रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और रिस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर विद रिस्पेक्ट जिस भी स्टेट में ये डिलिमिटेशन कमीशन मतलब वहाँ पर परफॉर्म किया जाएगा एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये एक यूनाइटेड नेशन का लैंड फॉर लाइफ अवार्ड है। तो सिंपल इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि भाई यूनाइटेड नेशंस लैंड फॉर लाइफ अवार्ड ये कौन सी संस्था ने ऑर्गेनाइज किया है? 4 ऑप्शन हैं, UNICEF, WHO ने किया है, UNFCCC या UNCCD। सो इसका आंसर है डी विल बी योर आंसर, UNCCD। सो UNCCD कैसे आया था? देखो, जब रियो अर्थ समिट 1992 में हुई थी, जिसको अर्थ समिट बोलते हैं, तो उसमें 3 कन्वेंशंस आई थी। एक जो आपकी CBD है, एक UNFCCC है, और तीसरी जो थी वो है UNCCD। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। तो ये एक ऐसी संस्था है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी जो एक बाइंडिंग रेजोल्यूशन पास करता है। जो भी अगर ये चीज़ बोलेगा तो इसके अंडर क्या होता है? एक बाइंडिंग होता है। और इसका मेन एम क्या है कि डिजर्टिफिकेशन, जितना भी एरिया डिजर्टिफिकेशन की वजह से जो हमारी लैंड्स जो फर्टाइल लैंड्स कन्वर्ट हो रही है डेजर्ट की वजह से, मतलब कई बार ड्रॉट की वजह से या वहाँ पे वाटर स्कैरसिटी की वजह से, तो ऐसे एरिया को उनको ख़त्म करना चाहिए बाय एफॉरेस्टेशन, वहाँ पे एफॉरेस्टेशन वगैरह की जाए। तो ये सब चीज़ें UNCCD की ही हैं इंपॉर्टेंट। और जो भी इसकी कन्वेंशन हैं वो, ये कन्वेंशन क्या है? एक बाइंडिंग कन्वेंशन है, इट इज़ द ओनली बाइंडिंग कन्वेंशन। तो जो भी ये आपको बताएगी वो कन्वेंशन, वो जो भी चीज़ें ये बताएगी वो आपके ऊपर बाइंडिंग होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हमें बताना है कि कौन सी रिसेंटली WHO ने किस कंट्री को इबोला फ्री बोला है, कि भाई वहाँ पे इबोला ख़त्म हो चुका है। 4 स्टेटमेंट्स हैं, इंडिया, चाइना, गिनिया और बांग्लादेश। तो देखो रिसेंटली जो WHO है इसने बोला है कि जो गिनिया है ना, तो वहाँ पे इबोला जो है वो अब ख़त्म हो चुका है। तो C विल बी योर आंसर। सो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। अभी न्यूज़ इसलिए था क्योंकि WHO ने बोला है कि जो इबोला आउटब्रेक था जो Feb 21 में गिनिया में स्टार्ट हुआ था वो अब ख़त्म हो चुका है। सो यहाँ से ये ख़त्म हो चुका है। अब इबोला के बारे में, इबोला वायरस ये एक वायरस है और ये ह्यूमन टू ह्यूमन भी ट्रांसमिशन होता है और ह्यूमन टू एनिमल्स भी होता है। अब जो इट इज़ ट्रांसमिटेड टू पीपल फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, कहाँ से ट्रांसमिट होता है? ह्यूमंस में, वाइल्ड एनिमल्स से, और स्प्रेड होता है ह्यूमन पॉपुलेशन में थ्रू ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। ये एक वायरस है जो डिस्कवर किया गया था 1976 में, कहाँ पे? इबोला रिवर। तो इबोला रिवर से ही इसका नाम निकला है इबोला वायरस, और जो कहाँ पे है? प्रेजेंट डे कॉन्गो में है। अब इसका ट्रांसमिशन जो होता है वो फ्रूट बैट्स जो होते हैं वहाँ से होता है, और ये नेचुरली वायरस होस्ट होते हैं। अब जो एक चीज़ इसकी याद रखनी है, अब ये एनिमल्स से ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है कि हाँ, इबोला जो है इंट्रोड्यूस्ड हुआ था ह्यूमन पॉपुलेशन में थ्रू क्लोज कंटैक्ट, जितने लोग साथ में पास आए उससे हुआ, या ब्लड की हेल्प से या सिक्रीशन की हेल्प से, और इसकी वजह से ये क्या हुआ? ये काफ़ी ज़्यादा फैल गया। अब इसकी एक चीज़ और याद रखनी है, वो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि इसके जो सिम्टम्स हैं, फीवर होगा, फैटीक होगा, मसल पेन होगा, आपको हेडेक होगी, तो थ्रोट पेन होगी, अच्छा वॉमिटिंग हो सकता है, डायरिया हो सकता है, ये सब कुछ कॉमन जो है सिम्टम्स हैं। डायग्नोसिस है क्या? हाँ जी बिल्कुल डायग्नोसिस है। ये एलिसा क्या है? एक एंटी इम्यून कैप्चर एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे है, तो इसकी वजह से, इसकी हेल्प से आप कर सकते हो। और वैक्सीन क्या है? हाँ बिल्कुल एरवीबो वैक्सीन। सो वैक्सीन भी है, अगर क्वेश्चन स्टेटमेंट आएगी इबोला पे अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है, इबोला क्या भाई इसकी वैक्सीन है? बिल्कुल है। क्या ये डायग्नोज किया जा सकता है? बिल्कुल है। सिम्टम्स दिए जाएंगे तो ये आपको ये चीज़ें याद रखनी है।
सो एक लास्ट क्वेश्चन जो आज का है, रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पे है? तो वहाँ रामगढ़ विषधारी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसके 4 ऑप्शन हैं। राजस्थान में है क्या, गुजरात में है क्या, हिमाचल प्रदेश में है क्या, या जम्मू कश्मीर में है? देखो इसका आंसर है ए, राजस्थान में है। अब ये क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि जो ये रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, ये 4th टाइगर रिजर्व बनी है कहाँ की? राजस्थान की। तो राजस्थान में अब कितने टाइगर रिजर्व हैं? 4 हैं। तो ये 4th टाइगर रिजर्व इन राजस्थान रिसेंटली जो इसको ऐड ऑन किया गया, किसने? नेशनल टाइगर रिजर्व अथॉरिटी। तो ये याद रखना, नेशनल टाइगर रिजर्व अथॉरिटी जो है वही टाइगर रिजर्व को डिक्लेयर करता है। बाकी 3 टाइगर रिजर्व कौन सी है? रणथंभौर टाइगर रिजर्व, ये आपको याद रखना है। देन देर इज सरिस्का टाइगर रिजर्व एंड देर इज मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व। तो 3 ये थी और 4th आपकी ये होगी रामगढ़। अब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, अगर हम प्रोटेक्शन स्टेटस देखें टाइगर का, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इसका शेड्यूल 1 में आता है 1972 के। IUCN इसका स्टेटस इंडेंजर्ड है और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो लॉन्च की गई थी 2015 में, जो क्या करेगी? रिकमेंडेशन देगी टाइगर टास्क फोर्स के लिए। और एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आती है, जो खुद किसके अंडर आता है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर आता है। तो होपफुली आज हमने सारे आर्टिकल अच्छे से क्लियर कर लिए होंगे और रिवाइज करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।